तो अब हम चलते हैं जनपद। जनपद, जन मतलब होता है लोग, पीपुल, और पद मतलब होता है पैर। पद मतलब क्या होता है? पैर, लेग कह सकते हैं। तो जहां जन का पैर पड़ा उसको क्या कहा गया? उसको जनपद कहा गया, है ना। The rajas who performed this big sacrifice were now recognized as rajas of जनपद। जनपद का मैंने लिटरली मीनिंग क्या है? ये आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा। The word जनपद लिटरली मीन्स the land where the जन set its foot and settled down, है ना। तो ये खाटी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका शुद्ध हिंदी में आपको बता दिया। जन मतलब लोग और पद मतलब पैर, जहां लोगों का पैर पड़ा उसको जनपद कहा जाने लगा, है ना। द पीपुल, द लैंड वेयर जन सेट इट्स फुट इज नोन एज जनपद। सम इंपॉर्टेंट जनपद आर शोन इन द मैप। और अभी हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो हम कुछ जनपद देखेंगे। बाद में यही जनपद आगे जाके महाजनपद बन जाता है। हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलेगा कि त्रिपिटिका ग्रंथ में बहुत सारा है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पता चलेगा कि तभी महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद। आपने किसी किसी का नाम तो जरूर सुना होगा, किसी नहीं तो कम से कम आपने हस्तिनापुर का नाम जरूर सुना होगा। Archaeologists who have excavated a number of settlements in the Janpad, such as पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, अतरंजी खेड़ा। अगर किसी स्टूडेंट को याद आ रहा हो कि अतरंजी खेड़ा क्या है तो समझिए कि वो भविष्य में बहुत ही ज्यादा आगे जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा वो जगह है जहां पर पहला बार साक्ष्य मिला लोह का। आयरन का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला? अतरंजी खेड़ा। ये कहां है? उत्तर प्रदेश में। अतरंजी खेड़ा नियर एटा, ये सब जगह है जहां पर ये सब जनपद का निर्माण होने लगा। अगर आप नोटिस कीजिएगा कि ये वो जगह है जहां गंगा और यमुना का, मतलब ये सब कह सकते हैं गंगा के मैदानी क्षेत्र है ना, गंगा और उसकी सहायक नदियों का ये बेसिन है। They found that the people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew variety of crops. एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस किस तरह का फसल खाया जाता था तभी। तो राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सीसम एंड मस्टर्ड। इसमें सिर्फ एक वर्ड है सीसम। सीसम मतलब होता है तिल। तिल का लड्डू खाया जाता है, तिल का तेल भी निकालते हैं लोग। तो ये आप देखिए ये ग्लासवेयर है, ये स्पेशल बर्तन है ना। आपके घरों में भी स्पेशल बर्तन होगा जो पूजा वूजा में आप लोग यूज करते होंगे। तो एक स्पेशल बर्तन है, परहैप्स माना जाता है कि एक स्पेशल ऑकेशन में ही यूज किया जाता होगा। तो ये मैप जिसका जिक्र हो रहा था, इसमें आप कुछ कुछ जगह देख रहे हैं, जैसे गांधार, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, कुरु, पांचाल, कौशल, मगध, अंग, है ना। इसमें से आगे जाके मगध ही सबसे बड़ा बन जाएगा। They made earthen pots. Some of these were grey in color. याद रखिएगा, ग्रे और रेड कलर का वो लोग पॉट बनाते थे। One special type of pottery found in this site is known as painted greyware. एक स्पेशल टाइप की पॉटरी मिली थी, उसको पेंटेड ग्रेवेयर नाम दिया गया था। पेंटेड था मतलब नॉर्मली मटका तो था ही, लेकिन वो पेंट किया हुआ था, ठीक है। और उसमें कुछ स्पेशलिटीज भी थी। तब जो हिस्टोरियंस उनको लगा अरे ना ये बर्तन तो किसी खास स्पेशल चीज पे यूज होता होगा, ऐसा नहीं है, ये साधारण बर्तन नहीं है, ये किसी स्पेशल ऑकेशन के लिए यूज होता होगा। As is obvious from the name, these grey pots had painted design, usually simple lines and geometric pattern. तो इनमें क्या था? इनमें ज्योमेट्रिक पैटर्न तक था। अब यही जनपद आगे जाके क्या बन जाएंगे? महाजनपद। इनमें से जिसके पास रिसोर्स ज्यादा होगा, जिसके पास संसाधन ज्यादा होगा, वो महाजनपद बन जाएगा। महाजनपद मतलब जनपद का विस्तृत रूप, एलाबोरेटेड फेज ऑफ जनपद। तो अबाउट 2500 years ago, some जनपद become more important than others, और उसको महाजनपद कहने लगा। इंपॉर्टेंस मतलब पावरफुल हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी कि 16 महाजनपदों में से सिर्फ मगध महाजनपद ही शक्तिशाली क्यों हुआ? इसका कारण आपको यहाँ जानने को मिलेगा, इसीलिए लेक्चर को ध्यान से सुनिए। मोस्ट महाजनपद हैज कैपिटल सिटीज, मेनी ऑफ दिस वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है? किलाबंदी। फोर्टिफाइड मतलब किलाबंदी। तो बहुत सारे जो मगध, जैसे गांधार का तक्षशिला, अवंती का उज्जैन, मगध का पाटलिपुत्र, तो ये सब की राजधानी हुआ करती थी, और ये राजधानी को फोर्टिफाइड किया जाता था, किला से घेरा जाता था। दिस मीन्स दैट द ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड स्टोन्स वर बिल्ट अराउंड देम। खासकर अभी आप पढ़िएगा पाटलिपुत्रा के बारे में मैं बताता हूँ। पाटलिपुत्रा है ना, जैसे ये पाटलिपुत्रा शहर है, इसके चारों तरफ तो दीवार थी, है ना। अब दीवार ऐसी नहीं थी, मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ यहाँ पर खाई हुआ करती थी।
है ना, खड्डा खोद दिया जाता था। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोट। क्या कहा जाता है? मोट, है ना। और इसके अंदर में कचरा उचरा बहुत रहता था। अगर इसके गेट रहता था, है ना, क्या रहता था? गेट रहता था। जब किसी को आना हो तो वो गेट नीचे किया जाता था, वो आ जाता। आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, है ना, जैसे अमरेंद्र बाहुबली एक हथौड़ा से वो गेट को ही खोलता है, तभी ना सेना अंदर आ सकता है, और इसके नीचे खाई रहती है। तो ये किलाबंदी किया जाता था, फोर्टिफिकेशन हुआ जाता था। ताकि ये क्यों किया जाता था अब आप समझिएगा, इसलिए किया जाता था। उनको डर था ना कि अब कोई दूसरे देश के आक्रमणकारी, दूसरे साम्राज्य के आक्रमणकारी आके उनके क्षेत्र में मार सकते हैं। देखिए फोर्टिफाइड दीवार कैसा हुआ करता था। इस इमेज से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति है, नॉर्मली 1.5-2 मीटर का एक व्यक्ति होता है। तो ये आप हाइट देखिए दीवार का क्या था, है ना। ये फोर्ट है, कौसम्बी का फोर्ट है ये। फोर्ट्स वर प्रोबब्ली बिल्ट बिकॉज देयर वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स, है ना। फोर्ट्स का निर्माण क्यों किया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको भय था कि अटैक्स नहीं हो जाए, है ना, या अगर अटैक होगा तो हम प्रोटेक्शन तो है हमारे पास, दीवार तो है, तैयारी करने का तो मौका मिलेगा। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building large, tall and impressive walls around the cities. कोई दिखावा करने के लिए भी दीवार बना लेते थे, है ना। जितना ताकतवर दीवार उतना मैं। सो फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, ये अभी सेम टू सेम दुबई के पास ये टैग लगा हुआ है। दुबई अपना नाम कमाने के लिए अपने आप को विशाल बना देता है। आपको दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क दुबई में मिलेगा, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई में मिलेगी, है ना। मतलब सबसे बड़ा होगा या सबसे ज्यादा अच्छा होगा तो इससे मेरा नाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Also, in this way, the land of the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. इसका दूसरा फायदा भी था। दूसरा फायदा क्या था कि शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अपने मन से वो किसी का मर्डर किए और तुरंत निकल गए, है ना। फोर्टिफाइड रहेगा तो शहर के अंदर रहेगा तो वो राजा के नजर में रहेगा, राजा के सिपाहियों के नजर में रहेगा। बिल्डिंग सच एज ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब सोचिए इतना बड़ा बड़ा इमारत बनाने के लिए आज टेक्निकल वर्कर्स की जरूरत होती है, तो उस समय तो इतना संसाधन होगा नहीं, तो उसमें तो प्लानिंग बहुत ज्यादा लगती होगी। हजारों नहीं लाखों ईंटें लगते होंगे, है ना। लिखा है थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ब्रिक्स वर यूज्ड। दिस इन टर्न मींट एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा लेबर। इतनी ईंटें बनाने के लिए लेबर बहुत चाहिए, है ना। और ये लेबर कहाँ कौन रहेगा? थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड रिसोर्स हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस। और इसके साथ साथ आपको संसाधन भी तो चाहिए। आप देखिएगा मगध कैसे सबसे ज्यादा बड़ा महाजनपद बन गया, क्योंकि उसके पास रिसोर्स की कमी नहीं थी। जंगल था उसके पास, क्योंकि गंगा का मैदान में बहुत ज्यादा जंगल था, है ना। जंगल उसके पास बहुत ज्यादा था। ये एरिया में देखिएगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल था। आपको यहाँ पर अगर ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो छोटा नागपुर प्लेटो है यहाँ पर, इससे उसको लोहा अच्छा से मिल जाता था, और लोहा उसके पास अच्छा से मिल जा रहा था तो उससे वो हथियार बनाने लग रहा था। तो हथियार ज्यादा था तो उसका सेना ज्यादा ताकतवर होने लगा। गंगा का मैदान है तो इसके कारण जमीन बहुत फर्टाइल थी। जमीन फर्टाइल थी तो यहाँ खेती अच्छा होगा, खेती अच्छा होगा तो राजा के पास टैक्स अच्छा आएगा। तो कई कारण है जिसके कारण सारे महाजनपदों में से मगध सबसे विशाल महाजनपद या सबसे पावरफुल महाजनपद बन के उभरता है ना। द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो नए राजा थे शक्तिशाली होने लगे, आर्मीज होने लगा, है ना। आप देखिएगा गांव में बहुत सारा घर है जिनमें दरवाजे उरवाजे उतने मजबूत नहीं लगा रहते, क्योंकि उनको पता है कि घर के अंदर ज्यादा सामान नहीं है, चोर आएगा भी तो उसका समय भी बर्बाद होगा। लेकिन जिस घर में सामान ज्यादा होगा उस घर का दरवाजा भी उतना ताकतवर होगा। तो अब राजा को पता चल गया कि मेरे शहर में तो सामान बहुत ज्यादा है, मेरा शहर में तो संसाधन ज्यादा है। तब उसको क्या चाहिए? उसको मेंटेन करने के लिए आर्मी चाहिए। अब ये आर्मी पहले क्या हुआ करता था वैदिक सिविलाइजेशन में, अगर उनको युद्ध करने का जरूरत हो तो बोला जाता था ठीक है तुम इस गांव से 50 आदमी आ जाओ, उस गांव से 100 आदमी आ जाओ, हम लोग इस जगह युद्ध करने जा रहे हैं, अगर हम लोग जीतते हैं तो जो भी संसाधन मिलेगा उसमें हम लोग बांट लेंगे। लेकिन स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ऐसा नहीं कि ये सेना सिर्फ है युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन अब स्टैंडिंग आर्मी आने लगे, रेगुलर सैलरीज मिलने लगा, है ना। सम पेमेंट्स वर प्रोबब्ली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स। तो अब याद रखें सिक्के यूज होने लगा। ये सिक्के किस धातु के बने होंगे? किसी को आइडिया है? ये सिक्के ज्यादातर सोने और तांबे के मिश्रण से बने होते थे, ठीक है। कॉइन्स यूज होने लगे। आप पढ़िएगा कुषाण युग, सबसे पहले कुषाण भारत में आएगा, इसके बाद जो शुद्ध रूप से सोना का सिक्का चालू करेगा, मतलब सिक्का यूज होने लगा। लेकिन ये सिक्का नॉर्मली मेटल जो उस समय मिल रहा था धातु उसी का बना था, लेकिन इसके ऊपर में मोहर लगा हुआ रहता था, है ना। इसके बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़िएगा।
लिस्ट 2 ways in which राजास ऑफ महाजनपद were different from the राजास ऑफ ऋग्वेदा। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपका अगर कोई भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एनसीईआरटी आपसे सवाल पूछ रहा है कि कोई 2 प्रकार बताइए जिसमें अभी का राजा और वैदिक सिविलाइजेशन में जो राजा था उनमें अंतर है। तो आप 2 नहीं, आप अगर अच्छे से लेक्चर सुने होंगे आप कई पॉइंट बता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इस समय में जो राजा रहता था वो अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखता था, वैदिक सिविलाइजेशन का राजा स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखता था। इसका क्षेत्रफल बड़ा हुआ था, उसका क्षेत्रफल बड़ा नहीं था। तो तीसरा पॉइंट, ये टैक्स कलेक्ट करता था, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता था। वैदिक सिविलाइजेशन में राजा ट्रिब्यूट लिया करते थे, है ना। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं। अब टैक्सेस पे आ गए, जैसे कि मैंने बताया टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था इस समय के राजा से, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है ना, आर्मी को पैसा दे रहा है, तो ये पैसा कहां से लाएगा? टैक्स कलेक्ट करेगा। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वेर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, उनको क्या चाहिए? उनको संसाधन चाहिए, रिसोर्स चाहिए। एंड दे नीडेड ऑफिसर टू कलेक्ट दिस, और ये रिसोर्स तो राजा जा जाके घर घर से बोलेगा नहीं कि जाओ मुझे टैक्स दो, मुझे ये दो। उसको कर्मचारी भी रखना होगा जो खासकर टैक्स लेने का काम करता हो। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग द ओकेशनल गिफ्ट ब्रॉट बाय द पीपल, हाँ आप याद रखिएगा, यहीं से तो आंसर आ गया, ओकेशनल गिफ्ट। वैदिक सिविलाइजेशन में लोग ट्रिब्यूट देते थे, ओकेशनल गिफ्ट लाते थे, जब उनसे मिलने जाते थे या जब उनसे कोई काम निकलवाना देते थे तब तोहफा लेके जाते थे। लेकिन अब क्या बोलने लगा? अब राजा बोलने लगा आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी रेगुलर, है ना। रेगुलर मतलब रोज रोज नहीं टैक्स लेगा, जब आप साल भर में या महीना भर में, जैसे किसान से फसल कटने के बाद टैक्स लिया जाता था, है ना। व्यापारी से वो व्यापार करके आया, उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब देखिए टैक्स किस किस हिसाब से आया। ये इस हिसाब से आंसर है कि आपको लग रहा होगा कि जिस हिसाब से लिखा गया ये एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सबसे पहला, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा टैक्स किससे आता था? फसल से। किससे आता था? फसल से। आप याद रखिएगा 1/6 भाग, है ना। 1/6 भाग मतलब सपोज दैट मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन फिर से लेता हूं, अगर आपके खेत में 300 केजी अनाज आपने उगाया है तो इसका हिसाब से 1/6 कितना हो गया? 50 केजी आपको अनाज राजा को टैक्स देना पड़ेगा, है ना। इसको क्या कहा जाता था? भाग, यानी हिस्सा। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन जो हाथ का कलाकार थे, हस्त कलाकार, वो कैसे टैक्स देते थे? तो अपना काम दे देते थे, महीना भर में एक बार गया अपना काम दे दे। मान लीजिए जिसको मेटल वर्क आता है तो गया राजा के कारखाने में, वहां एक दिन उन्होंने अपना काम दे दिया, तो इस हिसाब से उनसे काम लिया जाता था। दे हैव टू वर्क फॉर अ डे इन एवरी मंथ फॉर द किंग। हर महीने एक दिन राजा के लिए काम कीजिए। अगर आपको कोई कलाकारी आती है तो हर महीने एक दिन राजा के काम कीजिए, ये आपका टैक्स हुआ। हर्डर्स वर एक्सेप्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो पशुपालन करते थे उनसे किस प्रकार का टैक्स लिया जाने लगा? उनसे बोलने लगा आप एनिमल्स या एनिमल्स का प्रोडक्ट्स, जैसे दूध, दही, घी, मीट, है ना। अब मांसाहारी भी हुआ करते थे तभी लोग, मांसाहारी शुरुआत से तो इंसान मांसाहारी आ रहा है। आज हम लोग मांसाहारी, शाकाहारी ये सब बनने लगे हैं ना, लेकिन शुरुआत में इंसान क्या थे? मांसाहारी ही थे। तो उनसे एनिमल प्रोडक्ट मांगने लगा, या एनिमल प्रोड्यूस जो होता है। दे वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। तो व्यापार के जरिए भी जो चीज आने लगा उसके लिए भी टैक्स होने लगा, है ना। सपोज दैट आप एक व्यापारी हैं, आप राजस्थान के एरिया से कॉपर लेके आए हैं और उसको पाटलिपुत्रा यानी पटना वाले एरिया में बेच रहे हैं, तो इसके बाद में आपको क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। आज भी लगता है, पहले भी लग रहा था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स, जो जंगल में रहते थे, शिकार करने वाले, फल फूल इकट्ठा करने वाले, उनसे क्या टैक्स लिया था? उनसे बोला जाता था कि आप जो शिकार कर रहे हैं ना, जो इकट्ठा कर रहे हैं ना, यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वो आप दे दीजिए। क्या दे दीजिए? फॉरेस्ट प्रोडक्ट दे दीजिए। मान लीजिए राजा को चाहिए, जैसे पहले क्या हुआ करता था, पहले कुछ कुछ पौधे में जहर हुआ, अभी भी कुछ है, तो पहले राजा सबको आइडिया था कि ये सब पौधा या ये सब में जहर है, तो जंगल में जो रहता था उनसे बोलता था कि तुम ये पौधा लेके आना। अब उसे क्या, जहर में, तीर में जहर लगा दिया जाता था, फिर अगर वो तीर अगर किसी को जरा सा भी लगा, उस जहर के कारण वो मर जाता था। या जंगलों में और क्या मिलेगा आपको? मधु मिलेगा, है ना, हनी मिलेगा, हनी भी आया जाता, शेर तेर का खाल, है ना, फिर मान लीजिए बहुत सारा जानवर का सींग, ये सब लेके आया जाता था जंगलों से। ये सब कौन लेके आएगा? ये सब हंटर्स और गैदरर्स लेके आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सब के लिए अलग अलग चीज बोल दिया है कि आप ये हैं तो आपको अपने हिसाब से ये लाना पड़ेगा। फिर एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर्स एंड गैदरर्स। ये जवाब मैंने आपको बता ही दिया कि शिकार करने वाले या गैदरर्स जो जंगल में रहते थे वो क्या देते होंगे। मैंने आपको अभी बताया कि वो जानवर का खाल उल जो मारते थे वो देते होंगे, सिंग
बहुत, जैसे हाथी का दांत है ना, ये भी बहुत ही प्रीसियस चीज था, इसको एलिफेंट टस्क इंग्लिश में बोलते हैं। हनी दिया जाता होगा, कुछ स्पेशल प्लांट्स दिया जाता होगा जो कि या तो पॉइजनस होगा, या कोई प्लांट खूबसूरत होता है वो भी दिया जाता था। ठीक है, तो ये